चलो ठीक है, तो गांधी युग हम लोग आज से चालू करते हैं। देखो, गांधी युग की अगर बात की जाए तो अभी तक जो भी कांग्रेस कर रही थी, तो कांग्रेस ने अपने जो उदारवादी दल के द्वारा सरकार के सामने प्रस्तावों और प्रार्थनाओं के आधार पर अपनी मांगे मनवाई। और जब उग्रवादी दल जब आया, तब 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया, और 1905 में बंगाल के विभाजन को रद्द कराने के लिए कांग्रेस के अंतर्गत ही एक ऐसे व्यक्तियों का, जिसे हम लाल बाल पाल के नाम से जानते हैं, उन लोगों ने आंदोलन की बागडोर अपने हाथों में ली। लेकिन अभी सुपर हीरो का आना बाकी था, और वो कौन थे? महात्मा गांधी जी। अगर मैं गांधी जी की बात करूं तो गांधी जी का बायोडेटा हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है। जीवन में एक ही ऐसे आता था हमको, और वो था महात्मा गांधी। कुछ भी हो जाए, महात्मा गांधी का ऐसे आता था और हम उसी पे लिख देते थे। तुम लोगों को गलती से अगर कहीं जवाहरलाल नेहरू आ गया हो, तो तुमने जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी जी की जगह टिपा दिया हो। जवाहरलाल नेहरू बॉर्न 2 अक्टूबर 1869, समझ गए? तो जवाहरलाल नेहरू का जन्म, महात्मा गांधी की जन्म, क्योंकि बनता नहीं था ऐसे। जब आता था बचपन में, क्या होता था? ऐसे ही होता था। ठीक है, तो चलो, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ? सबको पता है, ये तो पता ही होगा, 2 अक्टूबर 1869। कहां पर हुआ था? गुजरात के पोरबंदर। पूरा नाम क्या है उनका? मोहनदास करमचंद गांधी। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक। पिताजी का नाम, माता का नाम, पत्नी और उसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना? कस्तूरबा मकंजी गांधी। इनका विवाह 1883 में हुआ था, और महात्मा गांधी जी के ही सेम उम्र की थी कस्तूरबा गांधी जी, क्योंकि उनका जन्म भी 1869 में हुआ, और उनकी मृत्यु होगी आगा खां पैलेस में 1944 में। ठीक है, तो कस्तूरबा गांधी जी की मृत्यु 1944 में हुई, दोनों का जन्म भी 1969 में होगा। जाति कौन सी थी? तो ये पंसारी जाति के थे। कौन सी जाति के थे? पंसारी जाति के थे। इनके 4 बेटे थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। इनके कितने बेटे थे? 4 बेटे थे। और 5वां बेटा जमनालाल बजाज, वो उनके 5वें बेटे थे। लेकिन वो अनाधिकृत रूप से, मतलब उन्होंने उन्हें 5वां पुत्र कहा जाता है। ठीक। मृत्यु कब हुई उनकी? 30 जनवरी 1948 को उनकी मृत्यु हुई। शाम को नई दिल्ली में बिरला भवन में, जब वो 78 ईयर्स के थे और जब बिरला भवन से वो बाहर निकल रहे थे, तब उन्हें किसने गोली मार दी? नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी। नाथूराम गोडसे ने जब उन्हें गोली मारी, तो इसके बाद बहुत विवाद हुआ, और नाथूराम गोडसे को जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने उसे लाया गया। और नाथूराम गोडसे जो है, उसने जिस हथियार का प्रयोग किया था, वो हथियार थी बेरेटा पिस्टल, यानी स्वचालित पिस्टल, यानी कि एक छोटे बोर वाली पिस्टल होती थी, जिससे नजदीक से फायर किया जाता था, क्योंकि दूर से फायर करने में उसकी रेंज कम हो जाती थी, इसलिए उसे नजदीक से फायर किया गया। तो नाथूराम गोडसे ने अगर महात्मा गांधी जी की हत्या की, तो इसके पीछे कई लोगों ने अपने अपने व्यू दिए हैं। विवादित रहा है, तुम लोगों ने सबने सुना भी होगा बचपन से, ठीक है ना? बचपन में तो सुना भी नहीं होगा। चलो, फांसी किसको मिली? नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को मिली, क्योंकि नारायण आप्टे ने नाथूराम गोडसे की सहायता की थी, इसलिए नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे दोनों को फांसी भी दी गई। जब अंतिम समय में महात्मा गांधी जी जब बाहर आ रहे थे, तब उनके साथ 2 महिलाएं जो हमेशा उनके साथ चला करती थी, उनका नाम था आभा और मनु। तो आभा और मनु दोनों के साथ वो, देखा होगा तुम लोगों ने, महात्मा गांधी जी को 2 महिलाएं उनके साथ रहती थी हमेशा, आभा और मनु, जो उनका दैनिक कार्य देखा करती थी। गांधी जी की अगर बात की जाए, तो गांधी जी ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई जो की,
वो गुजरात में की और प्रारंभिक पढ़ाई करने के बाद वो 1891 में बैरिस्ट्री यानी कि वकालत करने के लिए कहां गए? इंग्लैंड गए। जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं सबके सब कहां जाएंगे? इंग्लैंड। परंपरा है। क्या है? परंपरा। सारे पढ़ने कहां जाएंगे? इंग्लैंड। और इंग्लैंड से उन्होंने क्या किया? वकालत किया। इंग्लैंड से वकालत करके वो वापस आए और वापस आके उन्होंने अपनी प्रैक्टिस राजकोट और फिर मुंबई में चालू की, लेकिन उन्हें केस नहीं मिल रहे थे। बेचारे जाते सुबह सुबह महात्मा गांधी जी और उनको कोई भी केस नहीं मिलते। स्टाम्प स्टाम्प ड्यूटी कोई लगा देता तो ले लेते, वरना फिर उनके हाथ में कोई भी केस बड़ा नहीं था। यानी गांधी जी की वकालत स्टार्टिंग में फ्लॉप हो गई और गांधी जी को वकालत में कोई भी ज्यादा केस नहीं मिले। गांधी जी स्टार्टिंग में उन्हें जब कोई केस नहीं मिले, तभी 1893 में एक गुजराती व्यापारी था जिसका एक केस था जो दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी के नाम से था। किस कंपनी के नाम से था? दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी के नाम से। और इसका मुकदमा, क्योंकि इसका व्यापार साउथ अफ्रीका से चलता था, इसलिए दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का व्यापार का मुकदमा लड़ने के लिए ये साउथ अफ्रीका के डरबन गए। कहां गए? डरबन। ठीक है ढोल लोगों, कहां गए? डरबन गए। डरबन जब वो गए तो गांधी जी बकायदा एकदम टाई वाई कोट वोट पहन के जेंटलमैन बन के, क्योंकि भैया इंग्लैंड में पढ़ाई लिखाई करी थी, तो एकदम कोट वोट टाई वाई सब पहन पुरा के जाते थे। ठीक, तुम्हारे जैसे नहीं ऐसे मुंह उठा के आ गए। अब गांधी जी गए। अब गांधी जी जो है, क्योंकि अंग्रेजी माध्यम में पढ़े हुए हैं, हाय हेलो आर यू से कुछ ज्यादा बोलते ही नहीं थे वो। अब गांधी जी इतने पढ़े लिखे, और फिर जब वो साउथ अफ्रीका गए तो साउथ अफ्रीका में उन्होंने वही क्लास देखा, क्योंकि अंग्रेजी आती थी उनको। तो एक बार क्या हुआ कि वो डरबन से पिटोरिया जाने वाली एक ट्रेन में बैठे। किस में बैठे? ट्रेन में बैठे, जो कहां से कहां जा रही थी? डरबन से पिटोरिया जा रही थी। जिस वो डिब्बे में बैठे वो डिब्बा फर्स्ट क्लास था। कौन सा डिब्बा था? फर्स्ट क्लास डिब्बे में बैठ गए। और जब वो फर्स्ट क्लास डिब्बे में बैठे तभी तुम्हारे जैसे 4-5 अंग्रेज आका जवान उसमें बैठ गए। और उन्होंने उनको देखा कि भैया ये आदमी जो है ये तो यार एकदम हमारे रंग का नहीं है, काला टाइप का आदमी है। मैं तो गोरा हूं, तुम लोग जैसे काले जैसे लोग हो, काला टाइप का है वो, काला टाइप का। और इसकी हिम्मत कैसे हो गई कि भैया ये फर्स्ट क्लास इसमें बैठ जाए? अब जब वो बैठे, यानी कि जो अंग्रेज जो आए और उन्होंने देखा कि भैया यार ये कैसे बैठे हुए हैं, तो उन्होंने क्या किया, रास्ते में उनके साथ बदतमीजी करना चालू की। और जैसी ही ट्रेन पीटर्स मैरिजबर्ग नामक स्थान पर आकर रुकी, उन अंग्रेजों ने महात्मा गांधी जी को धक्का मार के नीचे उतार दिया। और गांधी जी को इन अंग्रेजों ने जब धक्का मार के पीटर्स मैरिजबर्ग नामक स्टेशन पर उतार दिया, तो उन अंग्रेजों को पता नहीं था कि उन्होंने किसको उतार दिया, क्योंकि उस समय महात्मा गांधी जी कुछ नहीं थे, लेकिन बाद में तो सुपरस्टार बनने वाले हैं। यानी कि महात्मा गांधी का दिल टूट गया जब उन्हें इस स्टेशन पर व्यवहार जो उनके साथ किया गया, तो व्यवहार करते हुए जब इन्हें स्टेशन से उतारा गया, तो महात्मा गांधी जी ने सोच लिया अब मैं इनकी बैंड बजाऊंगा। और अंग्रेजों ने जो ये घटना की, अगर ये घटना नहीं करते तो शायद महात्मा गांधी पैदा भी, मतलब पैदा तो हो गए थे, मतलब जो हम जानते हैं वो महात्मा गांधी नहीं होते। यानी कि किसी ना किसी घटना से मनुष्य के जीवन में परिवर्तन आता है। और तुम सबके जीवन में कोई ना कोई एक घटना जरूर होगी जो ये घटना तुम्हारे जीवन को परिवर्तित कर देगी। शादी की नहीं बोल रहा, ठीक है ना, नहीं शादी वाली, ठीक है ना। कोई ना कोई एक ऐसी घटना जरूर होगी वो तुम्हारे जीवन को परिवर्तित कर देगी। जो हम जीवन जीते आ रहे हैं उस जीवन को पूरी तरीके से वो बदल देगी। यही वो घटना है जिसने महात्मा गांधी जी के जीवन को पूरी तरीके से बदल दिया। ना वो डरबन जाते, ना वो पीटर्स मैरिजबर्ग नामक स्थान पर उन्हें अंग्रेजों के द्वारा या गोरों के द्वारा उतारा जाता, तो हमें महात्मा गांधी नहीं मिलते। समझ में आई बात?
उन्हें उतारा सिर्फ इसलिए गया क्योंकि वो काले थे, काले मतलब उनकी नजर में काले थे, वैसे थोड़े गोरे थे वो, और उनकी नजर में काले थे। दूसरे, भारतीय थे। बैठ किसमें गए? फर्स्ट क्लास डिब्बे में, जिसमें कि सिर्फ गोरों को ही बैठने की परमिशन थी, तुम जैसे लोग उसमें नहीं बैठ सकते थे। ठीक है, मेरे जैसा बैठ सकता था पर तुम जैसे लोग नहीं बैठ सकते थे। और उन्हें धक्का देके जब नीचे उतार दिया गया तो इसी घटना ने गांधी जी को एक नई दिशा दी। और इस तरह गांधी जी ने यह तय किया कि वो साउथ अफ्रीका में होने वाले इस काले गोरे के भेदों को समाप्त करेंगे, कि जो गोरे लोग काले लोगों के साथ जो दुर्व्यवहार करते हैं, उन दुर्व्यवहारों को हम समाप्त करेंगे साउथ अफ्रीका में। गांधी जी लग गए और उसे समाप्त करने के लिए प्रैक्टिस वैक्टिस तो अब उन्होंने बोला छोड़ो, बाद में निपटेंगे, पहले काले गोरे का भेद निपटाओ। और इसके लिए गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। किसकी स्थापना की? नटाल इंडियन कांग्रेस। वो मुन्ना भाई एमबीबीएस में पूछता है ना लास्ट में वो क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन बताओ महात्मा गांधी जी के, तो नटाल इंडियन कांग्रेस भी पूछते हैं वो कहां पर की थी। तो नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कहां की थी? साउथ अफ्रीका में की थी। उन्होंने भारतीयों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, बोले कि अंग्रेजों के सामने भीख मत मांगो, रोजगार करने के लिए या रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उन्होंने एक गेस्ट हाउस बनाया था जिसका नाम था टॉलस्टॉय फार्म। कौन सा बनाया? टॉलस्टॉय फार्म। और उसकी स्थापना की। और इस स्थापना करने में जो उनकी सबसे ज्यादा मदद की थी वो की थी काले खां नामक एक जर्मन आर्किटेक्ट। तो याद रखना, साउथ अफ्रीका में गांधी जी के मित्र कौन थे? काले खां थे। कौन थे? काले खां थे। और ये जर्मन एक आर्किटेक्ट थे जिन्होंने उनकी मदद की थी, क्राफ्टमैन थे ये। आगे चल के डरबन में 1904 में इन्होंने एक आश्रम बनाया जिसका नाम था फिनिक्स आश्रम। क्या बनाया इन्होंने? फिनिक्स। तो नटाल इंडियन कांग्रेस साउथ अफ्रीका में होगा, टॉलस्टॉय फार्म भी साउथ अफ्रीका में खोलेंगे, और फिनिक्स आश्रम भी वो कहां खोलेंगे? साउथ अफ्रीका में खोलेंगे। इस आश्रम में रहने वाले हर व्यक्ति को अपना काम स्वयं करना पड़ता था। गांधी जी अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी को लेकर भी साउथ अफ्रीका आ गए। जब वो बीच में जाते रहते थे वो, तो साउथ अफ्रीका लेकर आ गए। तो एक बार बाथरूम साफ करने की बारी, क्योंकि बाथरूम साफ करना जब होता था तो सबके नंबर लगा देते थे गांधी जी, कि काम करो तुम जाके सबके बाथरूम साफ करके आओ। तो गांधी जी ने कस्तूरबा गांधी जी का नंबर लगा दिया एक दिन, एक काम करो तुम जाओ और सबके बाथरूम साफ करके आओ। कस्तूरबा गांधी ने बोला भैया ओ भैया क्या का भैया बाथरूम बाथरूम? कस्तूरबा गांधी ने बोला भैया मैं कोई बाथरूम बाथरूम साफ नहीं करूंगी। गांधी ने बोला प्लीज सर मत करे, खराब हो जाएगी मेरी बाथरूम साफ। तो बाद में थोड़ा सा विवाद हो गया था कस्तूरबा गांधी और महात्मा गांधी जी के बीच में, लेकिन बाद में सब सही हो गया। तो वहां पे सबको काम अपना करना पड़ता था। यहीं पर उन्होंने एक पत्र निकाला, याद रखना कई बार एग्जाम में पूछा गया, इंडियन ओपिनियन नामक पत्र महात्मा गांधी जी ने कहां से निकाला? तो इंडियन ओपिनियन नामक पत्र महात्मा गांधी जी ने साउथ अफ्रीका से निकाला। तो देखो साउथ अफ्रीका में क्या क्या कर रहे हैं वो आने से पहले ही सुपरस्टार बन जाएंगे, भारत आने से पहले ही। समझ गए? क्लियर है? तो साउथ अफ्रीका में पहला क्या खोलेंगे वो? नटाल इंडियन कांग्रेस। दूसरा क्या खोलेंगे वो? टॉलस्टॉय फार्म। तीसरा क्या खोलेंगे वो? फिनिक्स आश्रम। और कौन सा पत्र निकालेंगे? इंडियन ओपिनियन नामक पत्र निकालेंगे। गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहां किया? तो गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग 1906 में साउथ अफ्रीका में किया। किसके विरुद्ध किया? तो एक प्रकार के रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया का एक सर्टिफिकेट होता था, उस पर करना था। हुआ यह कि उस समय साउथ अफ्रीका ने एक लॉ पारित कर दिया। इस लॉ के तहत अगर किसी ने ईसाई धर्म के अनुसार अगर विवाह नहीं किया है तो उस विवाह को अवैध घोषित कर दिया जाएगा। और भारतीय नियमों के अनुसार जिन्होंने विवाह किया है उन विवाह को अवैध घोषित कर दिया जाएगा। रातों रात मैरिड पर्सन
बैचलर हो गए। क्या हो गए? क्योंकि विवाह मान्य नहीं है, खुशी के मारे आधे तो पागल हो गए होंगे कि भैया हमारा विवाह मान्य नहीं हो रहा। तो भैया जो इंडिया में 7 फेरे लगाए होंगे, जो भी रीति रिवाज अपनाए होंगे, वो सब साउथ अफ्रीका में मान्य नहीं। तुम्हें रजिस्ट्रेशन कराना होगा जाकर, कहां? यहां। और उनके नियमों के अनुसार अगर तुमने विवाह किया है तो वही मान्य किया जाएगा। और इस आधार पे महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी अविवाहित हो गए। गांधी जी ने इसका विरोध किया कि ठीक है भाई, मेरे को तो दुख है, बाकी लोग तो खुश हो रहे हैं, लेकिन ये गलत है। और इस तरह गांधी जी ने जब इसका विरोध किया, और इसी के लिए उन्होंने एक सत्याग्रह चालू कर दिया। समझ में आई? अभिषेक के चेहरे पे खुशी आ गई है? इतनी खुशी, इतनी खुशी। ठीक है, तो गांधी जी को 1908 में कहां डाल दिया गया? जेल में। भैया विरोध कर रहे थे, काली पट्टी बांध के अंग्रेजों का विरोध कर रहे। अंग्रेजों ने एक काम करो यार, बहुत विरोध कर दिया, जेल चलो कुछ दिनों के लिए। और गांधी जी को 1908 में कहां डाल दिया? जेल में डाल दिया। अब ठीक है, कहां डाल दिया? जेल में डाल दिया। गांधी जी ने बोला भैया मैं फालतू नहीं बैठूंगा, वहां भी एक बुक लिख दूंगा। और गांधी जी ने वहां भी हिंद स्वराज लिख मारी। कौन सी बुक में लिख मारी? हिंद स्वराज। फोकट तो नहीं बैठूंगा, कुछ ना कुछ तो करूंगा। जेल में डाल दो, वहां लिखूंगा मैं। बाहर रहोगे तो आंदोलन करूंगा। बेचारे अंग्रेज परेशान, क्या करें इसको? बाहर रखें तो दिक्कत, अंदर रखें तो दिक्कत। तो गांधी जी ने अंदर क्या लिख मारी? हिंद स्वराज लिख मारी। और गांधी जी ने वहां पर काले गोरे का भेद समाप्त करने के लिए जो आंदोलन चलाया, 1914-15 तक आते आते साउथ अफ्रीका की सरकार ने एक ऑर्डर पास कर दिया, जिसके तहत काले गोरे का भेद समाप्त कर दिया। गांधी जी साउथ अफ्रीका की लड़ाई जीत गए। उस समय न्यूज़पेपर छपते थे, और न्यूज़पेपर में लिखा आता था महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में ये कर रहे हैं, महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में वो कर रहे हैं, महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में ये करने वाले हैं, ये कर लिया उन्होंने। ये भारत में छपता था, और भारत के लोग जो थे वो पढ़ते थे, अरे यार एक हीरो है यार, मार्केट में नया नया लॉन्च हुआ है, साउथ अफ्रीका में बैंड बजा रहा है लोगों की, है कौन? इंडियन है। क्या नाम? महात्मा, मतलब महात्मा तो बाद में पड़ा, गांधी। अब गांधी जी ने वहां पर काले घोरे का भेद समाप्त कर दिया, और काले घोरे का भेद समाप्त करने के बाद गांधी जी जो हैं 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए। लगभग 21 वर्ष वो साउथ अफ्रीका में रहे। कितने वर्ष रहे साउथ अफ्रीका में? 21 वर्ष। और 21 वर्ष साउथ अफ्रीका में रहने के बाद गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत आ गए। ठीक है, तो 9 जनवरी हम अप्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं, सबको पता ही होगा। ठीक। और इस तरह जब वो भारत आए, तो भारत में उन्होंने अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया। किसको बनाया? गोपाल कृष्ण गोखले। क्योंकि महात्मा गांधी जी नए नए आए, क्योंकि साउथ अफ्रीका में उन्होंने अलग माहौल देखा, यहां आए अलग माहौल मिल रहा। अब गांधी जी जब उतरे, तो गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को बुलाया, और गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को साफ साफ कहा, गांधी जी अभी कोई भी इंटरफेयर मत कर, क्योंकि आप साउथ अफ्रीका की राजनीति देख कर आए हो, यहां की राजनीति अलग है। पहले काम करो, 1 साल पूरा भारत घूमो, और भारत घूमकर देखो कि भारत में क्या कंडीशन है, और भारत की हम आजादी के लिए या भारत के लोगों को अधिकार दिलाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को स्टार्टिंग में सक्रिय राजनीति में कूदने से मना कर दिया। क्या पता लगा पहली फिल्म फ्लॉप हो जाए, इसलिए उन्होंने बोला कि 1 साल वेट करो, और उसके बाद आप मैदान में आओ। गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले की बात सुनी, और 1 साल तक वो सिर्फ भारत के दौरा करते रहे। 1 साल बाद उन्होंने 3 बॉलों पर 3 छक्के मारे। क्या करा उन्होंने? याद रखना, अपना राजनीतिक गुरु किसको सुना था उन्होंने?
गोपाल कृष्ण गोखले को। गांधी जी के भारतीय राजनीति के समय जब वो भारत आए तो 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चालू हो चुका था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अलग चल रहा है, गांधी जी भारत आ गए। गांधी जी जब भारत आए तो गांधी जी ने बोला यार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है, अगर हम अंग्रेजों का थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दें तो शायद अंग्रेज हमें कुछ अधिकार दे देंगे। तो उन्होंने भारतीयों को बोला भैया अंग्रेज यार बेचारे पिट रहे हैं वहां पर, जर्मनी वाले बम मार रहे हैं उनको, एक काम करो थोड़ा यार ब्रिटेन का साथ दे देते हैं, तो ब्रिटेन को लोगों को लगेगा कि यार चलो भारतीय तो हमारे साथ खड़े हैं, तो हम जब युद्ध समाप्त होगा तो भारतीयों को कुछ अधिकार दे देंगे। और इस तरह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था 1914 से 1918 के बीच, तो इसमें ब्रिटिश सरकार की स्थिति थोड़ी सी डामाडोल हो गई। और इस समय गांधी जी ने कहा कि हम सरकार को सहयोग देंगे। याद रखना गांधी जी ने स्टार्टिंग में आके क्या बोला, हम ब्रिटिश सरकार को सहयोग करेंगे। और ब्रिटिश सरकार को सहयोग करने के लिए उन्होंने कहा कि भारतीयों को ब्रिटिश सेना में शामिल होना चाहिए। और उन्होंने अपील करी कि जितना हो सके भारतीयों ब्रिटिश सेना में शामिल हो जाओ, इससे यह होगा कि अंग्रेजों की सेना भी बढ़ेगी। जब उन्होंने इस तरह की अपील करी तो बाकी जो कांग्रेसी थे उन्होंने बोला यार ये तो यार साउथ अफ्रीका का हीरो था, यहां पर आकर तो यार एकदम इस तरीके का यार बात कर रहे हैं यार कि अंग्रेजों का साथ दो, उनकी सेना में भर्ती हो जाओ, क्या दो गोली हम भी खाने जाए वहां पे क्या? अब ये बात समझ में नहीं आई। तो लोगों ने गांधी जी का विरोध करना चालू कर दिया और गांधी जी का विरोध करते हुए उन्हें भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा। क्या कहा उनको? ये वो सार्जेंट हैं जो भर्ती कर रहे हैं। और इस तरह जब उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया और अंग्रेजों को जब ये लगा कि महात्मा गांधी जी जो आए हैं उन्होंने भारतीयों से ये अपील करी है कि अधिक से अधिक सेना में भर्ती हो जाओ, तो अंग्रेज खुश हो गए महात्मा गांधी और महात्मा गांधी को एक उपाधि दी और वो उपाधि थी केसरे हिंद की उपाधि। ठीक है, तो गांधी जी को अंग्रेजों ने स्टार्टिंग में कौन सी उपाधि से नवाजा? केसरे हिंद की उपाधि। अब ये केसरे हिंद की उपाधि लेकर रखे रहेंगे महात्मा गांधी जी जब तक वो एक बड़ा आंदोलन नहीं करे, तब तक वो उपाधि नहीं त्यागी। ठीक है, तो गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि मिली और स्टार्टिंग में उन्होंने अंग्रेजों के सपोर्ट करने और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शामिल होने के लिए भारतीय लोगों को सेना में भर्ती करने के लिए प्रेरित किया। समझ में आई बात? काजल की बहन, 1916 में गांधी जी भारत का दौरा कर रहे थे, यानी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने उनको कहा कि भारत को घूमो फिरो एंजॉय करो थोड़े दिन। और 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में एक आश्रम स्थापित कर दिया जो गांधी जी के रहने का स्थान बना। इसे आगे चलकर सत्याग्रह आश्रम के नाम से जाना जाएगा। आज भी है साबरमती का आश्रम। ठीक है, गांधी जी की सभी चीजें यहां पर रखी हुई हैं। तो साबरमती आश्रम या सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1916 में कर दी और गांधी जी ने अपना रहने का स्थान डिसाइड कर दिया। अब गांधी जी ने देखा भैया अब मेरे को राजनीति में आन दो यार, वो हो गया यार 1-2 साल हो गए मेरे को, 1915 में आया, 16 भी चला गया, 16 में आश्रम खड़ा कर लिया मैंने, अब 17 में कुछ ना तो कुछ करने दो यार। साउथ अफ्रीका में इतनी बैंड बजाई मैंने अंग्रेजों की, यहाँ मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, 2 साल से फोकट बैठे हुए हैं, कुछ करने ही नहीं दे रहे मेरे को। गांधी जी ने पहली बॉल पर छक्का मारा और पहली बॉल थी चंपारण। क्या थी पहली बॉल? चंपारण। गांधी जी ने पहला आंदोलन किया चंपारण सत्याग्रह। याद रखना भारत में गांधी जी का पहला आंदोलन कौन सा है? चंपारण। क्या है चंपारण? चंपारण जो है वो बिहार में एक जगह है जहां पर अंग्रेजों ने किसानों से एक समझौता कर लिया है कि किसानों को नील की खेती करनी होगी। नील की खेती क्यों करनी होगी? क्योंकि नील की खेती करने से रंग बनेगा और इस रंग का प्रयोग ब्रिटेन में खुले जो फैक्ट्रियां हैं और उनमें जो कपड़े बनाए जा रहे हैं उन कपड़ों को रंगने में उसका यूज किया जाएगा। किसानों को प्रारंभ में बोला गया भैया बहुत प्रॉफिट है, 10 लगाओ। ड्रीम 11 दिखा दिया उन्होंने उनको, 3 करोड़ जीतो। अंग्रेजों ने ड्रीम 11 का सपना दिखाया उनको। ड्रीम 11 की माई 11
हाँ जो भी है। वाह बड़ा खेलते हो तुम लोग हैं, ड्रीम 11 फटाक से बता दिया। तो भैया, तो लगा दिया हमारे पुष्पेंद्र जी ने 50 रुपए टीम में, और वो आज तो मैं 1 करोड़ रुपए जीतूंगा। अब वो बाद में ये सोच रहे हैं कि 50 रुपए वापस कैसे आएंगे। अब टेंशन 50 रुपए जाने की है, 1 करोड़ तो भूल ही गए वो। अब किसानों को भी बेचारा इसी तरीके से उन्होंने बोला नील की खेती करो, नील उगाओ, और बकायदा नील उगाने के बाद तुम्हें क्या मिलेगा, प्रॉफिट ही प्रॉफिट। और किसानों को एकदम सूट बूट टाइप के सपने दिखा दिए उन्होंने। किसानों को भी लगा प्रॉफिट है भाई, नील बेचेंगे, भाई अनाज बेच के क्या पैसा मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। वो अंग्रेज खरीद लेते, टैक्स के रूप में ले जाते हैं। नील को हम अंग्रेजों को बेचेंगे और बहुत अधिक प्रॉफिट कमाएंगे। अच्छा हुआ, 1 आध साल अच्छा प्रॉफिट हो गया। लेकिन नील की खेती ने वो कर दिया जो किसान समझ नहीं पाए, भूमि बंजर कर। और जब भूमि बंजर हो गई तो अब तो ना नील उगे ना अनाज उगे। लेकिन अंग्रेजों ने किसानों को बोला भैया नील तो उगानी पड़ेगी, देखो लिख के दिया था, आत्माराम पिता तुकाराम, ये देखो लिखा हुआ भी है ये, यहाँ पर सिग्नेचर भी है, देख लो। तुमने मतलब समझौता किया भाई, अब तो नील की खेती करनी होगी। तो बोले नील की खेती कहां करें भैया, बंजर तो पड़ी जमीन। बोले बाकी जमीन जो उपजाऊ है उसमें करो। तो अंग्रेजों ने किसानों पर जबरन उनके उपजाऊ भूमि पर 3 कट्टे पर नील की खेती करने के लिए विवश कर दिया। बेचारे किसान मरते क्या करते, वो 3 कट्टे खेती, जो एक उपजाऊ भूमि का 3 कट्ठा जो होता है वहां पर नील की खेती उन्हें करनी पड़ रही थी। तभी चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल, याद रखना क्या नाम था इनका, क्वेश्चन आता है, कौन गांधी जी से मिलने गया, राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल जो है वो गांधी जी से मिलने गए, और गांधी जी के लखनऊ सेशन 1916 में जो चल रहा था वहां मिले। और राजकुमार शुक्ल ने बोला एक्सक्यूज में गांधी जी, गांधी जी, हाँ बताओ क्या हुआ। बोले एक प्रॉब्लम है। बोले हाँ क्या। बोले वो बिहार में एक 3 काठिया पद्धति चलती जिससे किसानों की स्थिति खराब हो गई है, और बेचारे नील की खेती कर करके बर्बाद हो रहे हैं। गांधी जी ने बोला क्या बात कर रहे हो। बोले हाँ मैं सही बात कर रहा हूँ। राजकुमार शुक्ल ने बोला अगर आपके पास थोड़ा सा समय हो तो थोड़ा चंपारण आ जाओ, और गांधी जी जरा किसानों की दुर्दशा को देख लो, बेचारे कैसे किसान परेशान हो रहे हैं। गांधी जी ने बोला टेंशन मत लो, अभी टिकट कराता हूँ और अभी आता हूं मैं चंपारण। गांधी जी चंपारण गए। गांधी जी ने चंपारण में जाके देखा भैया आ रहे 3 काठिया पद्धति को, ये तो किसान बेचारे खाने को उनको रोटी नहीं मिल रही है, नील को क्या खाएंगे वो। और गांधी जी ने देखा भैया कि जो ये चंपारण में 3 काठिया पद्धति चल रही है इसे समाप्त किया जाना चाहिए। और गांधी जी ने अंग्रेजों पर दबाव बनाना चालू कर दिया। गांधी जी के साथ उस समय अनुग्रह नारायण सिंह, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, ये लोग भी सब यंग थे उस समय, सबके सब गए वहां पर। और वहां जाकर उन्होंने 3 काठिया पद्धति में किसानों की जो दुर्दशा हो रही थी उस दुर्दशा को उन सबने नजदीक से देखा। गांधी जी समझ गए कि भैया ये प्रथा जो है अंग्रेजों की बहुत ही खतरनाक है, इस प्रथा को समाप्त करो फटाफट, वरना अंग्रेज किसानों की हड्डियां तक टूट जाएंगे। अंग्रेज सरकार ने 3 काठिया पद्धति को जब चालू किया तो उस समय महात्मा गांधी जी ने 3 काठिया पद्धति को समाप्त करने के लिए आंदोलन छेड़ दिया। और इस तरह सरकार समझ गई कि भैया ये साउथ अफ्रीका का हीरो है, चंपारण में लॉन्च हुए हैं, पता लगे हमारी सरकार को प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। इसलिए वहां की सरकार ने बोला कि ठीक है हम महात्मा गांधी जी आपकी बात मानने को तैयार हैं, हम 3 काठिया पद्धति समाप्त कर रहे हैं। और इस तरह गांधी जी ने 3 काठिया पद्धति को समाप्त करवा दिया। और जिन्होंने 3 काठिया पद्धति के तहत नील की खेती करने के लिए जिन व्यापारियों ने किसानों से जबरन आत्माराम पिता तुकाराम लिखवाया था, उन सब व्यापारिक मालिकों को किसानों का 25% राशि वापस करने के लिए भी राजी करवा दिया। कि वो व्यापारी, अब ये किसान जो हैं भूखमरे बैठे हुए हैं, भैया इनको 25% और
दो भैया, खाएंगे क्या बेचारे, तब तो खेती बर्बाद कर दी तुमने इनकी। और गांधी जी ने इसी आंदोलन में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग, पहली बार साउथ अफ्रीका में किया था 1906 में, उसके बाद चंपारण में सत्याग्रह का प्रयोग किया भारत। बात समझ में आई? और तीन काठिया पद्धति को समाप्त कर दिया गांधी जी ने, पहली बोल पर ही क्या मार दिया, गांधी जी सुपरस्टार, चंपारण में नाम हो गया। हमारा रामनिवास जो है उन्होंने हाथों पे लिखवा लिया, गांधी जी जिंदाबाद। चंपारण सत्याग्रह के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी के इस अभूतपूर्व साहस को सम्मानित करते हुए उन्हें महात्मा कहा। क्या कहा गांधी जी को? और इस तरह मोहनदास करमचंद गांधी अब क्या कहलाएंगे, महात्मा कहलाएंगे। लोग उनको महात्मा कहते, क्या कहलाएंगे अब? तो याद रखना, मोहनदास करमचंद गांधी यानी के महात्मा गांधी का टाइटल जो महात्मा है वो किसने दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया। क्लियर है? याद रहेगा ये। एनजी रंगा, एक बार क्वेश्चन आया है कि चंपारण सत्याग्रह का विरोध कौन ने किया, तो एनजी रंगा ने इनका विरोध किया। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह फेमस हो गया। अब गांधी जी का दूसरा आंदोलन चालू हुआ 1916 के चंपारण में, मतलब 17 में होने वाले चंपारण में उन्हें विजय हासिल हुई। और फिर अहमदाबाद में एक दूसरा आंदोलन हुआ 1918 में, जिसे कहते हैं अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल मूवमेंट। अहमदाबाद, क्या हुआ इस अहमदाबाद में? हुआ ये कि अहमदाबाद में प्लेग फैल गया, और प्लेग फैल जाने की वजह से अहमदाबाद में काम करने वाले मिल मजदूरों को इस प्लेग से बचने के लिए और प्लेग में हुई परेशानियों से इजाद दिलाने के लिए मिल मालिकों ने उन्हें प्लेग बोनस दिया। भैया ये लो बोनस लेके जाओ, बीबी खुश हो जाएगी, बजरंग डेयरी से 1 किलो मिठाई ले लेना। काजू कतरी लेकर चले गए वो। अब प्लेग खत्म हो गया। प्लेग खत्म हो गया तो मिल मालिकों ने बोला भैया अब ये जो प्लेग बोनस तुम्हें मिला था, इस प्लेग बोनस को अब हम समाप्त कर। मजदूर ने बोला भैया वो मेरी बीबी को आदत लग गई काजू कतली की, अब प्लेग बोनस बंद कर दोगे तो बीबी घर में नहीं घुसने देगी। मिल मालिकों ने बोला भैया SORRY, सॉरी, हम प्लेग बोनस समाप्त कर रहे हैं। मजदूरों ने बोला भैया प्लेग बोनस समाप्त कर दोगे, ऊपर से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से महंगाई 7वें आसमान पे पहुंच चुकी है, भैया हमें बोनस जिसकी जरूरत है वो बनाए रखो। भैया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इतनी महंगाई में हम कैसे सरवाइव कर पाएंगे? मालिकों ने एक नहीं सुनी और मजदूरों ने कर दी हड़ताल। क्या कर दी मजदूरों ने? हड़ताल कर दी। तो अहमदाबाद मजदूर आंदोलन कब होगा? 1918 में। क्यों होगा? प्लेग बोनस को लेकर। इसी में उनके एक मित्र भी हैं गांधी जी के, जिनके नाम है अंबालाल साराभाई, ये मिल मालिक थे। क्वेश्चन आता है ऐसे कौन से व्यक्ति थे जो गांधी जी के मित्र होते हुए भी गांधी जी के विरोधी हो गए? अंबालाल साराभाई, क्योंकि उन्होंने बोला भैया मैं खुद मिल मालिक हूं यार, मेरे विरुद्ध क्यों खड़े हो रहे हो तुम? बोले मैं तुम्हारे विरुद्ध नहीं, मैं सब मिल मालिकों के विरुद्ध खड़ा हो रहा हूं। लेकिन अंबालाल साराभाई की बहन अनुसुईया बेन गांधी जी के साथ आंदोलन में उतर गई। समझ में आई बात? अनुसुईया बेन उनके साथ उतर गई और मुख्य सहयोगी बन गई, जबकि अंबालाल साराभाई दोस्त होते हुए भी उनके विरोधी हो गए। क्यों? क्योंकि वो मिल मालिकों के विरुद्ध गांधी जी ने आंदोलन चालू कर दिया। गांधी जी ने देखा भैया यार प्लेग बोनस जो है वो हटा दिया गया है, लेकिन किसानों की स्थिति खराब है, वो मजदूरों की स्थिति खराब है, और मजदूरों को जो प्लेग बोनस मिला था भैया उस बोनस को बनाए रखो यार, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है, वैसी महंगाई बढ़ गई है बेचारी, अब क्या किया जाए? गांधी जी ने मजदूरों की आवाज उठाई और मिल मालिकों को समझ में आ गया कि गांधी जी से उलझना नहीं है, गांधी जी जबरदस्ती 100% बोनस दिलवा देंगे।
तब किसानों की मीटिंग हुई, मजदूरों की मीटिंग हुई, मिल मालिकों की मीटिंग हुई, और मीटिंग में तय किया गया कि मजदूरों को 35% बोनस दिया जाएगा। और इस तरह गांधी जी ने अहमदाबाद मजदूर मिलों मतलब मजदूरों के साथ खड़े हो गए, और मिल मालिक झुकने को तैयार नहीं थे, इसलिए गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठ गए। गांधी जी का सबसे बड़ा हथियार सत्याग्रह, और सत्याग्रह के लिए वो किस अस्त्र का प्रयोग करेंगे? भूख हड़ताल। गांधी जी अगर भूख हड़ताल पे बैठे, समझ लो अंग्रेजों के बीपी बढ़ना चालू, क्योंकि गांधी जी अभी पॉपुलर नहीं, अब गांधी जी और फेमस होने वाले हैं। और गांधी जी अगर भूख हड़ताल करेंगे तो अंग्रेजों का बीपी बढ़ना चालू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर गांधी जी को कुछ हो गया तो जनता अंग्रेजों को मार डालेगी, क्योंकि अंग्रेज अभी नहीं होगा, ये बाद में होगा। लेकिन गांधी जी का सबसे बड़ा हथियार क्या बनेगा? सत्याग्रह। और उसके लिए वो किस साधन का प्रयोग करेंगे? भूख हड़ताल। जब हम लोग बचपन में अपनी मम्मी पापा जब हमें गिफ्ट नहीं दिलाते तो हम किस शस्त्र का प्रयोग करते हैं? भूख हड़ताल का। लेकिन 2 चाटा पड़ने के बाद हमारी भूख हड़ताल स्वप्रेरित भोजन में लग जाती है, क्योंकि खुद से खाना पड़ता है। फिर बच्चे लोग कितनी देर भूखे रहेंगे? हमारी तनु रह गई थी एक बार भूखी, देखो आज तक वो सूख गई वो। उसके बाद उसे त्याग दिया कि भूख हड़ताल नहीं रखूंगी मैं। समझ में आई बात? तो भैया भूख हड़ताल का प्रयोग गांधी जी ने किस आंदोलन में किया? अहमदाबाद मजदूर आंदोलन में। और गांधी जी ने इस आंदोलन में इसका प्रयोग करके इस आंदोलन को भी सुपर डुपर हिट बना दिया। और इस तरह गांधी जी का ये भी पिक्चर सुपर डुपर हिट हो गई। और सेकेंड बॉल पे भी उन्होंने क्या मार दिया? छक्का मार दिया। बैक टू बैक छक्के मार दिए उन्होंने। पूरा भारत देख रहा है यार, मार्केट में नया हीरो लॉन्च हो गया है, 2 सुपर हिट मूवी दे दी उसने, लेकिन अभी एक और सुपर हिट आने वाली, और वो है खेड़ा सत्याग्रह। गांधी जी ने 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों के पक्ष में आंदोलन छेड़ दिया। हुआ ये कि गुजरात में खेड़ा नामक स्थान पर फसल नष्ट हो गई, और फसल नष्ट हो जाने की वजह से पानी वानी नहीं गिरा, नष्ट हो गई। और फसल नष्ट हो जाने की वजह से अंग्रेजों ने जबरदस्ती किसानों पर टैक्स लाद दिया, और बोला किसानों को भैया हमें नहीं पता नष्ट हो गई, तुम जानो, हमें नहीं पता, हमें तो हमारा टैक्स चाहिए। चाहिए मतलब चाहिए। किसानों ने बोला भैया कहां से देते टैक्स? घर में खाने को नहीं है, तुम टैक्स मांगे जा रहे हो। भाई पहले हम अपने बीवी बच्चों का पेट भरेंगे कि तुम्हारा टैक्स देंगे? और अंग्रेज टैक्स लेते थे बहुत ज्यादा। तो फसल नष्ट हो गई, और फसल नष्ट होने के बाद भी सरकार ने लैंड रेवेन्यू में कोई भी कमी, अंग्रेजों को कोई फर्क नहीं पड़ता था, मर जाओ भली तुम लोग, समझ गए? उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गांधी जी को ये पता चला। गांधी जी ने बोला अच्छा, अरे यार किसानों के साथ तो बड़ी ज्यादती हो रही है यार, किसानों से जबरदस्ती टैक्स वसूला जा रहा है। गांधी जी ने बोला अरे विट्ठल भाई पटेल इधर आओ। और विट्ठल भाई पटेल को बोला कि एक काम करो, जाओ और जाके जांच करो क्या किसानों की सही में स्थिति खराब हो रही है क्या? विट्ठल भाई पटेल ने बोला अभी जाता हूं मेरे को, और अभी जाके पता करके आता हूं कि सही में स्थिति खराब हुई है या नहीं। तो खेड़ा आंदोलन में गांधी जी ने किसको अपॉइंट किया जांच करने के लिए? विट्ठल भाई पटेल को। वल्लभ भाई पटेल भी गांधी जी के उस समय सहयोगी बन चुके थे, और वल्लभ भाई पटेल ने इसी खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी को अपना आदर्श मान लिया। अब उन्होंने कसम खा ली जो गांधी जी बोलेंगे वो वल्लभ भाई पटेल करेंगे। लेकिन जब आजादी के समय मामला डामाडोल हो जाएगा, आजादी जब मिलने वाली होगी तब थोड़ा सा गांधी जी का विरोध चालू हो जाएगा, क्योंकि गांधी जी भारत के पार्टीशन के विरोध में चलेंगे। और गांधी जी बोलेंगे जवाहर तू मत बन सरकार का प्रमुख, जिन्ना को बना दे सरकार का प्रमुख, जिससे सरकार का हेड अगर जिन्ना बन जाएगा तो हिंदू मुस्लिम दोनों एक जगह ही रह जाएंगे, और भारत का विभाजन नहीं होगा। लेकिन जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल
विभाजन के पक्ष में खड़े थे। वो चाहते थे विभाजन कर दो। अब उन्होंने मूड बना लिया, अब पार्टीशन हो जाना चाहिए। जिन्ना को बहुत झेल लिया, अब जिन्ना को नहीं झेलेंगे। गांधी जी ने पूरे मामले की जांच करवाई विट्ठल भाई पटेल से, और जांच पड़ताल करने के बाद वो इस निष्कर्ष पर निकले कि किसानों की मांग जायज है। बेचारों के पास सही में टैक्स देने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए उन्होंने ये तय किया कि किसानों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी लगान वसूला ना जाए, पूरा का पूरा लगान माफ किया जाए। वहां के अधिकारियों को लगा भैया गांधी जी ज्यादा आंदोलन ना छेड़ दें, इसलिए गांधी जी से ज्यादा उलझना उन्होंने सही नहीं समझा। उन्होंने बोला एक काम करो गांधी जी, ना आपकी ना हमारी, बीच में मांडवाली कर ले। बोले क्या? जो भी किसान टैक्स देना चाहते हैं वो दें, जो नहीं देना चाहते वो ना दें, हम जबरदस्ती नहीं। गांधी जी ने बोला ठीक है ऐसा कर ले, जिसको देना है वो दे दे, जिसको नहीं देना वो ना दे। और इस तरह सरकार ने आदेश पारित कर दिया कि लगान उन्हीं किसानों से वसूला जाए जो वास्तव में इसका भुगतान कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते उनसे ना लिया जाए। और इस तरह गांधी जी ने इस आंदोलन को भी सुपरहिट बना दिया, और लगातार उन्होंने 3 आंदोलन किए, और तीनों के तीनों आंदोलन सफल हो। समझ में आई बात काजल की बहन? तो भैया पहला आंदोलन चंपारण, दूसरा अहमदाबाद, तीसरा खेड़ा। पहला होगा 1917 में, दूसरे होंगे 1918 और 1918 में। ठीक है, फंडा याद रखना, चक, चा से चंपारण, आ से अहमदाबाद, खा से खेड़ा। गांधी जी ने सबसे पहले आंदोलनों को चखा, चक, याद रहेगा। चंपारण में वो किसका प्रयोग करेंगे? सत्याग्रह का। अहमदाबाद में किसका करेंगे? भूख हड़ताल का। समझ गए? कपड़ा खा नहीं सकते इसलिए भूख हड़ताल करती। अरे याद करने के लिए, अरे भाई अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल का है ना, कपड़ा खा नहीं सकते इसलिए भूख हड़ताल। क्लियर है? कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे पहला, गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी था, जो कि पोरबंदर, राजकोट और बीकानेर के दीवान थे, यानी ये भी अच्छी फैमिली से आते थे। ठीक है, वरना हमारे जैसे तो गंज बासोदा भी पढ़ने नहीं जा पाए। समझ गए? वो तो इंग्लैंड बनने गए। समझ गए? अहिंसा का अर्थ होता है सत्य को प्राप्त करने का रास्ता। जब तक किसी को सत्य मानकर किया गया अगर कोई आंदोलन है तो वो सत्याग्रह माना जाएगा। क्या मानकर? सत्य मानना होगा तुम्हें। अगर तुमने किसी भी चीज को सत्य मान लिया और उसे पाने की इच्छा कर ली, मतलब ऐसा नहीं कि डर के तुम शाहरुख खान बन जाओ, मतलब अगर तुमने किसी को सत्य मान के उसका आग्रह करोगे तो उसे कहा जाएगा सत्याग्रह। ठीक है, और इसी को कहा गया अहिंसा का प्रयोग करना। अहिंसा का मतलब तुम सत्य मानो, पहले उसको मांगने का आग्रह करो, लेकिन उसमें हिंसा का प्रयोग मत करो। ठीक है, सनी देओल हमें कितना भी पीट ले तभी हम करण करते रहेंगे। वो किरण, सॉरी करण बोल दिया। ठीक है, गांधी जी ने फैमिली प्लानिंग के लिए जो अस्त्र बताया वो था आत्म नियंत्रण। क्वेश्चन आया, याद रखना, ये क्या बताया उन्होंने? आत्मनियंत्रण। गांधी जी सबसे पहले 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया उन्होंने कांग्रेस के। वो
साउथ अफ्रीका में थे, कुछ समय भारत आए थे, तब वो कांग्रेस के सेशन में भाग लेने गए थे। और 1901 के कांग्रेस के अध्यक्ष थे दिनसा वाचा। कौन थे? ठीक है, सत्याग्रह का अर्थ बताइए तुम्हें। सत्य को मानकर किसी भी वस्तु का आग्रह करना जिसमें सत्य और अहिंसा दोनों उत्पन्न होते हो। सिंपल सी चीज। महात्मा गांधी जी ने कहा विदेशी वस्तुओं का की बर्बादी ही उनके साथ किया गया सर्वोत्तम व्यवहार है। कौन बताएगा मुझे स्वदेशी आंदोलन के समय विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार को या विदेशी वस्तुओं की बर्बादी को एक निष्ठुर बर्बादी कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी ने कहा जलाओ कपड़े, यही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार होगा। मत अपनाओ अंग्रेजों के सामानों को, ऑटोमेटिक लाइन पे आ जाएंगे। ठीक है, जब उनका माल बिकेगा ही नहीं भारत में, क्योंकि वो तो भारत में माल बेच रहे हैं। अब तो जितना निचोड़ना था उन्होंने निचोड़ दिया। अब हमें उस टॉबिल की तरह उन्होंने हैंगर पे टांग दिया है, जो अभी साबुन से धुलकर निचोड़कर बाहर टंगी हुई है। अब हमारे अंदर कुछ नहीं बचा है, समझ गए? अब वो हमसे सब चूस चुके हैं, सारा सोना चांदी सारे ले जा चुके हैं। अब बस वो ये चाहते हैं कि अब मार्केट के रूप में वो हमारा यूज कर, ठीक, इसलिए माल खपाएंगे वो भारत में। लेकिन गांधी जी ने बोला कि अब लूटने को तो कुछ बचा नहीं हमारे पास, सब राजा महाराजाओं से तो लूट ही लिया तुमने। अब क्या कर रहे हो? तुम मार्केट बना रहे हो भारत को। अगर तुम भारत को मार्केट बना रहे हो तो हम उसी आधार पर अब लड़ेंगे। इसलिए उन्होंने कहा विदेशी सामानों का बहिष्कार कर, ऑटोमेटिक व्यापार ठप पड़ जाएगा। और जब हम मार्केट ही नहीं देंगे उनको तो ऑटोमेटिक अंग्रेज भारत से बाहर जाना चालू हो। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा। महात्मा किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण में। और सुभाष जी ने क्या कहा? राष्ट्रपिता। 1914 में, मतलब 1944 के आसपास या 42-43 के आसपास, जब सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया था, मतलब जब उसके कमांडर बने थे, तब उन्होंने रेडियो पर कहा था कि अंग्रेजों के विरुद्ध हम अब एक युद्ध चालू करने जा रहे हैं और इसके लिए मैं चाहता हूं कि हमारे देश के राष्ट्रपिता हमें आशीर्वाद दे। तो राष्ट्रपिता यानी कौन? महात्मा गांधी। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने कहा। नोआवली में प्यारे लाल महात्मा गांधी जी के सेक्रेटरी थे और दांडी मार्च में भी उन्होंने उनके साथ भाग लिया था। तो गांधी जी के सेक्रेटरी कौन थे? प्यारे लाल। राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट बनने से पहले एक टीचर थे, है ना? क्या थे? टीचर थे, यानी एक शिक्षक थे। तो एक शिक्षक भी क्या बन सकता है? राष्ट्रपति बन सकता है। समझ गए बात को? जमनालाल बजाज पैसे से क्या थे? कपड़ा व्यापारी थे, कांग्रेस तथा महात्मा गांधी जी के सहयोगी थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ट्रेजरर थे, यानी कि कोषाध्यक्ष थे। सारा पैसा इन्हीं के पास जमा होता था। व्यापारी थे इसलिए पैसे का एक एक हिसाब रखते थे कांग्रेस का। ये स्वाधीनता आंदोलन के दौरान रेवरेंड चार्ली एंड्यूज गांधी जी के एक करीबी मित्र बन गए, जो कि एक अंग्रेज थे और गांधी जी के साथ चला करते थे वो। और गांधी जी जो जो बोलते थे वो अपनी कॉपी में लिख लिया करते थे। तो गांधी जी के खास मित्र बन गए थे चार्ली एंड्यूज। समझ गए बात को? स्वाधीनता आंदोलन के समय वो गांधी जी के साथ रहे। गांधी जी की जब मृत्यु हुई तो गांधी जी की मृत्यु पे जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। हमारे जीवन से क्या चला गया? प्रकाश चला गया। समझ में आई बात? क्लियर है? तो ये है गांधी युग। लेकिन अभी तो गांधी जी ने स्टार्ट किया है। क्या किया है? स्टार्ट किया, अभी तो और बाकी है। ठीक, तो इसके बाद का हम लोग
आगे करेंगे, है ना। तुम लोगों के पेट में बंधे हुए गीले कपड़े मुझे इस बात का संकेत दे रहे हैं कि भूख के मारे तुम लोगों की हालत खराब हो गई है, सुबह से भूखे बैठे हुए हो। तुम लोग बोलो तो कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक पिज्जा बर्गर वगैरह कुछ मंगवा दिया करो तुम लोगों के लिए, हैं। गन्ने का जूस चलेगा क्या? गन्ने का जूस, ठीक। बड़ा गिलास चाहिए? नमक, नमक रहेगा उसमें, विदाउट नमक? हैं? 1 रुपए की पेप्सी वो पन्नी वाली आती है, उसको चूस के बड़े हुए तुम लोग, हैं। गन्ने का जूस, ठीक है फिर। तो बाकी फिर हम लोग कल करते हैं ना। जय हिंद, जय भारत।